रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, और इस चैप्टर से जो नीट में मार्क्स का आता है, तो नीट 26 में इसका 12 मार्क्स का आना तो फाइनल है। तो देखते हैं सबसे पहले कि RCH क्या है। RCH की बात करें तो R बता रहा है यहाँ पे रिप्रोडक्टिव, एंड C बता रहा है चाइल्ड, और H बता रहा है हेल्थ केयर। कि रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर एक ऐसा प्रोग्राम जो क्या बताता है, जो एक चाइल्ड की और उसकी मदर की हेल्थ को डिफाइन करता है कि चाइल्ड का और मदर की हेल्थ का कैसा होना जरूरी है। और 1951 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने इनिशिएटेड किया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को। तो ये क्वेश्चन हमारा MCQ क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं वाई RCH कि RCH ही क्यों, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम क्यों बनाया गया। तो ये बनाया गया था पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, ये बनाया गया था पीपल्स के बीच में अवेयरनेस को बताने के लिए कि वो जो उनके मिथ है उस मिथ को वो क्या कर सके, हटा सके, मिथ को छोड़ सके, उसके बारे अवेयर हो सके। नेक्स्ट प्रॉपर डाइट के लिए कि एक मदर को एज अ प्रेगनेंसी के टाइम, एज अ उसके गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं प्रेगनेंसी पीरियड को, तो उसके गेस्टेशन के टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम उसको कैसा डाइट लेना है, क्या ऐसा डाइट चार्ट हो जो उसके बेबी के लिए हेल्दी हो। नेक्स्ट सेक्स एजुकेशन कि कौन सी ऐसी एज है, कब कंसीव करना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, वो सब चीजों के बारे में एजुकेट करना। नेक्स्ट टू डिक्रीज MMR होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, कि ऐसा ना हो कि किसी मदर ने कंसीव कर लिया लेकिन वो जो फीमेल है अभी इतनी कैपेबल नहीं है कि वो बेबी को बर्थ दे सके, तो ऐसी सिचुएशंस ना हो, यानी कि डिक्रीज जो MMR हो वो ना हो, कि मोर्टेलिटी रेट को डिक्रीज करने के लिए, ना कि हम उसको इंक्रीज करें, कि ऐसा ना हो कि जिस मदर ने कंसीव किया है वो कुछ टाइम के बाद बेबी के बर्थ देती है उसकी डेथ हो जाए, तो उस बेबी को संभालेगा कौन, उस बेबी की केयर कौन करेगा। तो ये सब चीजें डिक्रीज करने के लिए कि डिक्रीज MMR, और इन्फेंट यानी कि बच्चा के पैदा होते ही बच्चे का मर जाना, तो उस सब की मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए। नेक्स्ट है STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कि सेक्स और रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो डिजीज ट्रांसफर होते हैं वन पर्सन से सेकंड पर्सन को सेक्सुअल इंटरक्रॉस के टाइम, वो सब डिजीज से क्या हो सके, हम उसको कम कर सके। ठीक है, उसके लिए अब बात करते हैं डायग्नोसिस टेक्निक। तो डायग्नोसिस टेक्निक में हमारे पास एक टेक्निक आती है इम्यूनोसिंथेसिस। इसमें कैसा क्या होता है कि ये मदर का यूट्रस है, वोम है, ठीक है, यूट्रस के अंदर वोम है, इस वोम के अंदर यहाँ पे बेबी है कोई। अब होता क्या है, होता ये है कि इस यहाँ पर इस यूट्रस के अंदर लिक्विड है, और हम इस एमिनोसेंटेसिस टेक्निक से करते क्या है, इस एम्ब्रियो की डिजीज देखते हैं कि किसी, अगर किसी भी एम्ब्रियो को किसी टाइप का कोई डिजीज तो नहीं है, क्योंकि अगर डिजीज हुआ एम्ब्रियो को, कोई भी क्रोमोसोमल डिजीज हुआ, तो वो बर्थ के बाद में वो सफर करे लाइफ टाइम वो चीजें कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए। सो है क्या ये टेक्निक, सो इट इज अ टेक्निक यूज्ड टू find out chromosomal disorder in developing embryo by using amniotic fluid called amniocentesis, कि जो यूट्रस के अंदर जो फ्लूइड है वो लेना और बेबी का जो फ्लूइड लेना, जिससे उसके क्रोमोसोमल का हमें आइडिया लगे कि क्या क्रोमोसोम है उसके अंदर, लाइक उसको कहीं पर उसके अंदर XXY तो नहीं है, कोई डिजीज तो नहीं है, क्या XO टाइप का डिजीज तो नहीं है, क्या 21 क्रोमोसोम्स की एक्स्ट्रा तो नहीं हो गया है, क्या 18 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा तो नहीं है, क्या 5th क्रोमोसोम डिलीट तो नहीं है। इस सब चीजों की आइडिया लेने के लिए, नॉलेज लेने के लिए ये टेक्निक यूज होता है। बट इसका मिसयूज क्या हुआ, so the misuse is to check fetal sex determination based on the chromosomal pattern by using amniotic fluid। तो हुआ क्या, ये चीजें ना देखने की जगह देखा क्या था, देखा गया कि अरे XX है, अरे XY है, XY है तो चलो अच्छी बात है, ये तो बॉय हो गया, XX है, अरे ये तो गर्ल है, चलो अब इसकी क्या करनी चाहिए, अब इसको अबॉर्ट करवा देना चाहिए, भाई हमें गर्ल तो रखना नहीं है। तो इस तरीके का जब मिसयूज किया गया तो देखा क्या गया, देखा गया कि जो फीमेल फोइटस है उसका जो रेशो है वो बहुत ही कम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस टेक्निक का क्या होने लगा, मिसयूज होने लगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप टू ओवरकम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कैसे कौन कौन से स्टेप्स है जिससे हम क्या कर सकते हैं, बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है यूजिंग डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स ऐसे होते हैं जो मेथड्स क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी को। ठीक है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने वाले मेथड्स होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। नेक्स्ट है एजुकेट पीपल
अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ लार्ज फैमिली, कि बताना सबको कि अगर आपकी फैमिली में 4-4 5-5 बच्चे होंगे तो क्या आप उनको कैसे एजुकेट कर पाओगे, किस तरीके से उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन दे पाओगे, किस तरीके से उनको एक अच्छी लाइफ दे पाओगे, इस सब के बारे में उनको बताना। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू पेरेंट्स हैविंग 1 और 2 चिल्ड्रन, और उनको ये बताना कि अगर कोई एक कपल है, वो कपल अगर एक ही बेबी करता है तो उसको कितनी मनी या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, अगर वो 2 बेबी करता है तो उसको क्या मनी बेनिफिट मिलते हैं, यानी कि 1 या 2 बेबी तक ही उनको क्या करना, लिमिटेड रखना। फिर आते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को हम ये भी कह सकते हैं कि इट्स आल्सो कॉल्ड बर्थ कंट्रोल मेथड, क्योंकि ये बर्थ को क्या करते हैं, कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। Like some methods are used to prevent the unwanted pregnancy and changing the menstrual cycle। तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो क्या करना, प्रेगनेंसी को रोक देना, दूसरा क्या करना, हॉर्मोनल्स ऐसी देना जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो टाइमिंग है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाएगा। चेंज होगा तो एग के रिलीज होने का टाइम चेंज हो जाएगा, जिससे प्रेगनेंसी अपने आप क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। जहां आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, सेकंड इफेक्टिव होना चाहिए, थर्ड कोई साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, फोर्थ इजीली अवेलेबल, एंड फिफ्थ चीप। चीप होगा तो हर कोई पर्सन उसको इजीली यूज कर पाएगा, इजीली परचेज कर पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, जिसमें फर्स्ट मेथड है हमारे पास नेचुरल, सेकंड बैरियर, थर्ड सर्जिकल, फोर्थ इम्प्लांट, फिफ्थ आईयूडी, सिक्स्थ है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिसे हम ओरल पिल्स भी बोलते हैं। देखते हैं फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड है हमारे पास नेचुरल मेथड, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। तो नेचुरल मेथड्स में क्या होता है कि कुछ यूज ना किया जाए, बट नेचुरली हम ऐसा करें कि ओवम यानी एग और स्पर्म की मीटिंग को हम क्या कर सकें, रोक सकें। यहाँ एग, यहाँ स्पर्म, इसकी मीटिंग को अगर रोकना है तो वहां यूज हो रहे हैं नेचुरल मेथड में। फर्स्ट है पीरियोडिक एब्सिटेंस। इसका मतलब क्या है? The couple avoid coitus from the day 10 to 17 days of menstrual cycle, as the chance of fertilization are very high during this period is called fertile period। अब होता क्या है, पीरियोडिक एब्सेंस के अंदर 10 से जो 17 डेज है, इसमें क्या होता है, एग रिलीज होता है। एग रिलीज होता है और एग वो कहाँ होता है, यूट्रस के अंदर होता है। तो यूट्रस में होगा, तो अगर उन दिनों के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाएगा तो वहां यूट्रस में एग है, वो स्पर्म से इजीली मीट होगा और प्रेगनेंसी हो जाएगी। बट अगर 10 से 17 डेज को क्या कर दिया जाए, अवॉइड कर दिया जाए, कि इन दिनों में ना किया जाए कोइटस यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स ना किया जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर नेचुरली ही प्रेगनेंसी होने के चांसेस वेरी लेस हो जाएंगे, क्योंकि 1 से 10 के अंदर तो एग बना नहीं है पूरा, 17 के बाद में एग डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है, एग ब्रेक डाउन हो चुका है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है वो सब डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद ब्लीडिंग फेज आना बाकी है, तो वहां पर प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल जीरो होते हैं। सेकंड है विड्रॉल कोइटस इंटरप्ट्स। इसका मतलब क्या है कि जब मेल पार्टनर विड्रॉ पेनिस फ्रॉम द विजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन, यानी कि जब सीमन रिलीज होना है उस टाइम से जस्ट पहले ही अगर वो पेनिस को रिमूव कर लेता है विजाइना से, तो वहां पर चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत ही कम, या कह सकते हैं जीरो चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है लैक्टेशन एमनोरिया। तो लैक्टेशन एमनोरिया क्या है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर पार्चुरेशन एंड ड्यू टू इंटेंस मिल्क फीडिंग एंड नो ओव्यूलेशन इन दिस पीरियड, चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नील। लाइक 6 मंथ तक ही वैलिड क्यों होता है? बिकॉज उस वक्त जो फीमेल की बॉडी है उसके अंदर एक हार्मोन बनता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, वो ज्यादा होता है। वो ज्यादा होता है तो वो क्या कर देता है, वो ओव्यूलेशन को यानी कि एग के रिलीज होने को वो क्या कर देता है, रोक देता है, स्प्रेस कर देता है, कि कुछ टाइम के लिए वो रुक जाता है। ठीक है, जब कुछ टाइम के लिए रुक जाता है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर एग रिलीज ही नहीं होगा, तो वो फर्स्ट टू लेकर 6 मंथ तक का जो टाइम होता है, जब क्या होता है, जब मदर ने 1 बेबी को बर्थ दिया है, उसके बाद उसकी फीडिंग करवा रही है, मिल्क फीडिंग चल रहा है, उन दिनों में प्रेगनेंसी के चांसेस क्या होते हैं, जीरो होते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट बैरियर मेथड, जिसमें ओवम स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम द फिजिकल मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर। तो यहाँ पे किसी डेज का नहीं देखा जा रहा, यहाँ पर कुछ बैरियर मेथड्स यूज कर रहे हैं, जहाँ फर्स्ट है कॉन्डम्स। कॉन्डम्स मेल की भी होती है, फीमेल की भी होती है। सो यूज बाय मेल बैरियर, मेल बैरियर मेड फॉर द रबर और लेटेक्स शीट का बना होता है, जो कवर करता है पेनिस को या वेजाइना को कवर करता है। वेजाइना वाला फीमेल के लिए है, पेनिस वाला मेल के लिए है। एंड सर्विक्स ऑफ फीमेल, इट आल्सो प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडी।
जिससे क्या हो सकता है एसटीडी से भी प्रिवेंट होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है डायफ्राम एंड वॉलेट्स एंड सर्वाइकल कैप्स। तो ये क्या होते हैं? सो मेड ऑफ रबर की बनी होती है, ये इंसर्ट करती है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ड्यूरिंग कोइटस, यानी कि इंटरक्रॉस से जस्ट पहले ही, सेक्सुअल इंटरक्रॉस से पहले अगर उसको वहां पर यूज किया जाता है तो वो भी क्या करती है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है। केमिकल मेथड लाइक जेलीज है, फोम है, स्पर्मिसाइड्स हैं, ये यूज करते हैं कहाँ पर? तो ये यूज करते हैं वेजाइनल एरिया पर, जिससे क्या होता है, जिससे ये स्पर्म को वहां पर क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। तो स्पर्मिसाइड्स क्या करता है, स्पर्म को किल करता है, जिससे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की तरह इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड्स में कौन से हैं? दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन मेथड, जहां पे फर्स्ट है वेसिकोटोमी, सेकंड है ट्यूबिकोटोमी। वेसिकोटोमी क्या है? इन दिस मेथड मेल के अंदर क्या किया जाएगा, स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंशिया का जिसे कट कर दो या टाई कर देते हैं थ्रू अ स्मॉल इंसिजन। तो एक तरीके से ये सर्जरी इंसिजन है, कट लग रहा है बॉडी के अंदर कहीं, तो ये सर्जिकल मेथड्स हुए जो प्रिवेंट करते हैं स्पर्म के रिलीज को, जिसे बोलते हैं वेस्कोटोमी। इसको हिंदी में नसबंदी भी कहा जाता है। फिर देखते हैं ट्यूबेकोटोमी क्या है। सो इन दिस मेथड इन फीमेल स्मॉल पार्ट ऑफ ओविडक्ट कट या टाई कर देना, जिसे बोलते हैं ट्यूबेकोटोमी, जिससे क्या है, एग क्या है वहां नहीं रीच होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इम्प्लांट। इट इज हाईली इफेक्टिव लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्यों है? बिकॉज इसके अंदर टाइनी फ्लेक्सिबल रोड्स होती है लाइक इस तरीके की, ये होती है इम्प्लांट्स की, ठीक है, जिसको क्या करते हैं अंडर द स्किन ऑफ अपर आर्म की स्किन के अंडर लगाया जाता है। ये हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं। दूसरा, ये म्यूकस को थिक करती है, म्यूकस थिक होता है तो स्पर्म वहां तक रीच नहीं कर सकता। और इसकी ड्यूरेशन कितनी ईयर्स की होती है? 3 इयर्स की ड्यूरेशन होती है। नेक्स्ट बात करते हैं आईयूडी। आईयूडी है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ऐसी डिवाइस जिसको हम क्या करेंगे, फीमेल के यूट्रस के अंदर क्या करते हैं, इम्प्लांट करते हैं, इंसर्ट करवाते हैं। सो इट इंसर्टेड बाय डॉक्टर इनटू द फीमेल यूट्रस थ्रू वेजाइना, वेजाइना के थ्रू जाएगा, यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होगा, यूट्रस के अंदर रखा जाएगा। आईयूडी में भी नॉन मेडिकेटेड लिपेस लूप, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, आईयूडी कॉपर टी, मल्टीलोड 375 एंड द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी होती है प्रोजेस्टेरेट एंड एलएनजी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हार्मोन रिलीजिंग कौन सी है और विदाउट हार्मोन वाली कौन सी है, ठीक है। सो आईयूडी क्या करती है, ये इंक्रीज कर देती है फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, यानी कि स्पर्म वहां पर क्या हो जाता है, किल हो जाता है। और कॉपर टी क्या करती है, तो कॉपर टी रिलीज करती है कॉपर आयन को, जो रिड्यूस कर देते हैं स्पर्म की मोटिलिटी, कि जो स्पर्म की जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट को वो क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। सो हार्मोन रिलीजिंग होती है मेक यूट्रस अनस्टेबल, और ये क्या करती है, यूट्रस को अनस्टेबल कर देती है, जिससे वो क्या है, प्रेगनेंसी चांसेस 0 हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ओरल पिल्स। तो ओरल पिल्स के अंदर क्या होते हैं, हॉर्मोन्स का कॉम्बिनेशन होता है, जहां पे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, जो फीमेल यूज करती है इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट। ओरल पिल्स है, यानी कि माउथ से वो टैबलेट ले रही है। अब ये हाईली इफेक्टिव होती है फर्स्ट 72 आवर्स के अंदर, ठीक है, यानी कि जैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, कोइटस हुआ, उसके जस्ट जो 72 आवर्स होते हैं, हाईली फर्स्ट स्टार्टिंग के जो 72 आवर्स है वहां पर। और ये क्या करती है, इनहिबिट करती है ओव्यूलेशन को एंड इम्प्लांटेशन को। ओव्यूलेशन हो गया तो ये इम्प्लांटेशन को रोक देगी। नेक्स्ट है दे थिक सर्विकल म्यूकस होगा, जिससे क्या है, स्पर्म की एंट्री को भी वो रोक देती है। अब बात करते हैं, अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट हो भी जाए तो वहां पर क्या यूज किया जाता है, वहां पर यूज कर जाती है इमरजेंसी पिल्स, तो इसे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी बोलते हैं, पोस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव या मॉर्निंग आफ्टर पिल भी बोलते हैं, जो क्या करते हैं, जो ली जाती है आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, और ये क्या करती है, फर्स्ट 72 आवर्स के अंदर ही ज्यादा इफेक्टिव होती है। अब बात करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ एमटीपी ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम बोलते हैं एमटीपी बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज में हम इसे अबॉर्शन भी बोलते हैं। तो ये लीगल हुआ 1971 के अंदर। सेफ कब तक होता है, 12 वीक्स। 12 वीक्स की अगर बात करें तो 12 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, जहां पे फर्स्ट डॉक्टर्स की, सॉरी 12 ईयर्स 2 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, जहां पे डॉक्टर की रिकमेंडेशन जरूरी है। अगर अब ये करना है 24 वीक्स तक करना है, तो 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के लिए में 2 डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन का जरूरत है। अब ये रीजन क्या है, कौन से रीजन में एमटीपी करा जाता है? सो फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव के फेलियर्स में भी किया जाता है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप के केसेस में किया जाता है। अगर बॉडी में किसी भी तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है फीमेल की बॉडी में, तब भी किया जाता है। या मदर को किसी भी तरीके का उसका लाइफ का रिस्क है, तब भी किया जाता है। अब एमटीपी यूज ओनली इन इमरजेंसी सिचुएशन,
तो एमटीपी सबसे ज्यादा जो डॉक्टर प्रेफर करता है वो इमरजेंसी की सिचुएशंस में ही करी जाती है। नेक्स्ट आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कि ऐसे कौन से डिजीज हैं जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ट्रांसफर होते हैं वन पर्सन से सेकंड पर्सन के अंदर, यानी कि वन पार्टनर से सेकंड पार्टनर में। तो इसके लिए हम आरटीआई भी बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं, वीडी वेनरल डिजीज भी बोलते हैं, एसटीआई भी बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी बोलते हैं। अब बात करते हैं इनक्योरेबल वीडी कौन से, इनक्योरेबल वायरल डिजीज कौन से है जिनका क्योर नहीं है, वो है H3, जिसमें आता है HIV, हर्पीज और हेपेटाइटिस बी डिजीज। ये तीन डिजीज ऐसे हैं जो लाइफ टाइम क्योरेबल नहीं है। फिर देखते हैं बैक्टीरियल एसटीडी। तो बैक्टीरियल में कौन सा है, सिफिलिस डिजीज जो होता है ट्रिपोनिमा पैलिडियम बैक्टीरिया से, गोनोरिया जो होता है निजीरिया गोनोरिया ही से होता है, क्लेमाइडिया जो होता है क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस से होता है। तो ये बैक्टीरियल डिजीज है। वायरल डिजीज की बात करें तो एड्स होता है HIV वायरस से। जो HIV वायरस है वो कैसा है, HIV वायरस है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ये क्या करता है, ये बॉडी के अंदर जो इम्यूनो सिस्टम होता है उसको क्या कर देता है, वीक कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है जेनेटिल हर्पीज, ये हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस से है। जेनेटिल वर्टस, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से है। हेपेटाइटिस बी वायरस से है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एमसीक्यू के बेस पर आते हैं, जहां पर आपको ऑप्शन में दिए होते हैं 3 बैक्टीरियल डिजीज और एक कोई वायरल डिजीज दिया, आपसे पूछा इसमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, तो आपको जो 1 वायरल वाला है उसको टिक मार्क करना होता है। नेक्स्ट है प्रोटोजोन्स, जो है ट्राइकोमोनेसिस डिजीज होता है, जो होता है ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस से। अब बात करते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज है उसके अर्ली सिम्टम्स क्या है, क्या क्या पता लगता है। फर्स्ट ईचिंग या फ्लू डिस्चार्ज होना, हल्का सा पेन होना, स्वेलिंग आ जाना, उस एरिया पर कंटिन्यूसली डिस्चार्ज होते रहना, ये सब चीजें हैं। लेटर कॉम्प्लिकेशन क्या है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होते हैं, पेल्विक रीजन में डिजीज बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाना, अबॉर्शन होना, इकोटॉपिक प्रेगनेंसी होना, इनफर्टिलिटी होना, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर कैंसर जैसे डिजीज होना, जिसे हम बोल सकते हैं सर्वाइकल कैंसर, यस सॉरी सर्वाइकल नॉट, सर्विक्स कैंसर। ठीक है, सर्विक्स कैंसर जैसे डिजीज भी होते हैं। अब बात करते हैं प्रिवेंटेशन ऑफ एसटीडी। तो एसटीडी को प्रिवेंटेशन कैसे कर सकते हैं, अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद अननोन पार्टनर, सेकंड यूज बैरियर मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्टेशन, थर्ड है विजिट डॉक्टर ऑन एनी डिस्कम्फर्ट, किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट है तो आप जाकर फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर से चेकअप करवाइए। नेक्स्ट आता है इनफर्टिलिटी क्या है, इनफर्टिलिटी के अंदर आता है अनेबल टू कंसीव अ चाइल्ड इवन आफ्टर हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट फॉर 2 इयर्स, कि अगर आप 2 साल तक कंटिन्यूसली अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करना है बट उन फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव ना हो, तो वो काउंट होता है इनफर्टिलिटी के अंदर। तो मेल में इनफर्टिलिटी कैसी होती है, ओलिगोस्पर्मिया, यानी कि स्पर्म का काउंट बहुत ही कम होना। ठीक है, ये कम काउंट अल्कोहल के रीजन से भी हो सकता है, ड्रग से भी हो सकता है। सेकंड है एब्सेंट ऑफ स्पर्म, कि स्पर्म्स का एब्सेंट होना, जिसे हम बोलते हैं एजिस्पर्मिया, कि टेस्टिस है, टेस्टिस सेक है लेकिन उसमें स्पर्म नहीं बन रहे। थर्ड है क्रिप्टोक्रिटिज्म, जहाँ पे वास डिफरेंशिया ही ब्लॉक हो चुकी है। फोर्थ है लो स्पर्म मोटेलिटी, स्पर्म की मोटेलिटी ही नहीं है ज्यादा, जिससे वो रीच ही नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है अल्कोहल या इन्फेक्शन ऑफ या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, XXY, जहां पर उस मेल के अंदर ज्यादातर कैरेक्टर आपको देखने को मिलते हैं फीमेल के, जिसे हम बोलते हैं गाइनेकोमेस्टिया भी बोलते हैं। फिर बात करते हैं फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी के बारे में। तो जो फीमेल की इनफर्टिलिटी है उसके क्या क्या है, तो नो ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन ना होना, या बहुत ही कम ओव्यूलेशन होना, या ब्लॉकेज हो जाना फेलोपियन ट्यूब का, या फाइब्रस यूट्रस, फाइब्रॉइड यूट्रस, जिसे हम रसोली भी बोलते हैं, यूट्रस के अंदर फाइब्रस की गांठें बन जाना। ठीक है, डिफेक्टिव वेजाइना, यानी कि वेजाइना के अंदर कुछ कुछ डिजीज होना, PCOS हो जाना। ठीक है, या एंडोमेट्रियोसिस, या किसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपका एग रिलीज करने का जो टाइमिंग है वो चेंज हो जाता है। लाइक कभी तो आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 1 मंथ पर चलेगा, कभी 3 मंथ पे भी चलेगा, और उसी के साथ साथ जो एंडोमेट्रियम है उसकी ग्रोथ क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। एंडोमेट्रियम क्या है, यूट्रस के अंदर बनने वाली जो सबसे जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो होती है। थर्ड है, नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या है, XO कंडीशन होना, जहां पर एग ही नहीं प्रॉपर बन रहा, वो फीमेल क्या है, फर्टाइल ही नहीं है, जिससे हम स्टेराइल फीमेल भी बात करते हैं। नेक्स्ट है ART क्या है, तो ART कब यूज की, ART एक तरीके का सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन है इनफर्टिलिटी का, कि इनफर्टिलिटी को हम कैसे रोक सकते हैं।
जहाँ फर्स्ट आता है कि टू ओवरकम इनफर्टिलिटी ART हेल्प टू कंसीव। तो ART क्या करती है, हेल्प करती है उस कपल को प्रेगनेंसी कंसीव करने के अंदर। जहाँ फर्स्ट आता है IVF, जिसे बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में कौन सा मीडियम होता है, आर्टिफिशियल मीडियम होता है, जो रिक्वायर्ड है कहाँ पर, आउटसाइड द बॉडी किया जाता है। अगर हमसे पूछा जाए इन विवो कैसा होता है, तो इन विवो होता है इनसाइड द बॉडी। ठीक है, तो बॉडी के अंदर जो किया जाएगा वो इन विवो होगा। बॉडी से बाहर अगर किसी तरीके का फर्टिलाइजेशन करवाया जा रहा है वो होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट आता है ZIFT, जिफ्ट। जिफ्ट क्या है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। जहां पर क्या है, कैन बी डन ओनली इन दोज फीमेल हुज फेलोपियन ट्यूब इज नॉट ब्लॉक। जहां पे ब्लॉक नहीं है तो हम क्या करते हैं, वहां पर डायरेक्ट जो जाइगोट है, जाइगोट को ही ट्रांसफर कर देते हैं। कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं उस फीमेल के अंदर जहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रही हो। नेक्स्ट है गिफ्ट। गिफ्ट क्या है, गिफ्ट एज पर द नेम जी है गैमीट के लिए, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जहां पर ट्रांसफर किया जाता है गैमीट। अब यहाँ पर गैमीट में स्पर्म भी हो सकता है, एग भी हो सकता है, पर हमें याद रखना है स्पर्म के लिए तो हम यूज करेंगे स्पर्म इंजेक्शन वर्ड। यहाँ पे गिफ्ट आएगा तो हम हमेशा किसकी बात करेंगे, एग की। सो ट्रांसफर ऑफ ओवम, ये जो ट्रांसफर हो रहा है ओवम का, ये किसका, कौन सा ओवम है ये, तो ये है डोनर ओवम। जो डोनर फीमेल है उसके ओवम को ट्रांसफर करना ऐसी फीमेल के अंदर जहां पर एग प्रोड्यूस वो नहीं कर पा रही उस फीमेल के अंदर, तो ओवम ट्रांसफर हो रहा है फेलोपियन ट्यूब ऑफ प्रेसिपिट फीमेल। सो इन दिस फेलोपियन ट्यूब शुड बी ब्लॉक्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर उसका प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है तब हम ये चीजें क्लियर करेंगे। नेक्स्ट आता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब यहाँ पर क्या है, तो एक आर्टिफिशियल मीडियम है जहां पर लेबोरेटरी के अंदर होगा, जहां स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड होते हैं ओवम से ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेशन। अगर मेल पार्टनर है वो इंसेमिनेशन नहीं कर पा रहा, सीमन रिलीज नहीं कर पा रहा, तो हम वहां पर क्या करते हैं, आर्टिफिशियल मीडियम में लेबोरेटरी से हमें सीमन मिलता है, उस सीमन से हम क्या करते हैं, उसको जो ओवम है या ये कह सकते हैं कि फीमेल के अंदर इंजेक्ट करवाया जाता है, जिसे बोलते हैं ICSI। अब बात करते हैं AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है, जहां स्पर्म को डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं आर्टिफिशियल मीडियम से वेजाइनल एग यूट्रस के अंदर। जहां पर क्या कराया जाता है, अगर वेजाइना में ट्रांसफर है तो नॉर्मली हम उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलेंगे, बट अगर यूट्रस में ट्रांसफर हो रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ओके, सो यहाँ आपका चैप्टर जो कंप्लीट होता है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के जो क्वेश्चंस है वो MCQ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं, SSO रीजंस के क्वेश्चंस भी बनते हैं। ओके, थैंक यू।